प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शुगर मिल एसोसिएशन के अहदेदारान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है 80 रुपये एक्स मिल प्राइस, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कुछ गुजारिशात हुकूमत को पेश की और कुछ तजावीज़ भी दी। जवाब में शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उन सवालात का जवाब तो नहीं दिया जो उठाए गए थे शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान की तरफ से, लेकिन उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात दोबारा इस शोबे से मुंसलिक लोगों पर आयद कर दिए और बताया कि अभी भी जो प्राइस मुकर्रर की गई है उसमें भी उनको प्रॉफिट हो रहा है, जबकि शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उनकी तरफ से आज जो स्टेटमेंट दी गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें कहा गया कि अगर गन्ने की कीमत 200 रुपये हो, 200 रुपये मन हो, तो फिर चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है वो 87 रुपये 57 पैसे पड़ती है, जो खुद जो मिल को जो इसकी प्राइस है वो पड़ती है। लेकिन यहाँ पर गन्ना जो है वो 300 रुपये तक में ख़रीदा गया है। अब इस पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है और किसका हक छीना जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको कराता हूँ। डॉक्टर हसन इकबाल साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर हसन इकबाल साहब, मुझे ये बताइए, ये चीनी की कीमत इतनी बढ़ क्यों गई, क्या हुआ आखिर चीनी के साथ? शुक्रिया, आपने मदऊ किया। कम से कम हमारा मौक़िफ़ तो आवाम के सामने आने का मौका मिला। चीनी की कीमत देखें, एक ऐसी कमोडिटी है मार्केट की कि जिसका ज़ाहिर एक प्रोडक्शन प्रोसेस है और उसका एक रॉ मटेरियल है, उसमें और बहुत सारे चीज़ें शामिल होती हैं और ये सारे एक प्रोसेस से गुज़र के उसके बाद मार्केट में आती है और उसमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जो मुख्तलिफ मराइल से गुज़रती है वो भी उसमें शामिल होता है। तो जब रॉ मटेरियल इसका महंगा होगा, और मेन इसका रॉ मटेरियल जो है वो गन्ना है, हम सब जानते हैं, और 80% कीमत उसमें गन्ने की कीमत शामिल होती है। जब गन्ने की कीमत बढ़ेगी तो बतदरीज जो है वो चीनी की कीमत, गन्ने की कीमत तो 200 रुपये मुकर्रर की ना हुकूमत ने। देखिए, मुकर्रर करना और बात है और अवेलेबिलिटी किस पर है। हम यही चीज़ पिछले तकरीबन 2-2.5 माह हुकूमत से बार बार ये कहते रहे हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि इतना कंपटीशन सख्त हो गया था। और फिर उसके बाद हमारे बॉर्डर्स भी खुले थे, हमारा गन्ना जो है वो सिंध में भी जा रहा था, ठीक है जाना चाहिए, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, KP में भी जा रहा था। तो उससे उस कंपटीशन के प्रोसेस में गन्ने की कीमत 200 की बजाय तकरीबन 360 बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा चली गई। अब जब ये प्राइस बढ़ी तो फिर नेचुरली जो चीनी की कीमत थी वो भी बढ़नी थी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो अपनी प्राइस मुकर्रर की, शुगर के कमिश्नर जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका। उसको 200 रुपये वाली कीमत, आप देखें जैसे गंदम की कीमत है, अब गवर्नमेंट 1800 रुपये मसलन मुकर्रर की है तो गवर्नमेंट 1801 रुपया भी नहीं देगी, उसी पर उठाएगी, चाहे ज़बरदस्ती उठाए चाहे वॉलंटरीली लोग ला के दें, उसी पर ही जो है ना वो गंदम उठाई जाएगी, ली जाएगी। लेकिन गन्ने की सूरत में पता नहीं ये क्या वो है कि हुकूमत ये कहती है जी ये मिनिमम प्राइस है, इससे ऊपर जहाँ भी प्राइस चली जाए हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो मार्केट फोर्सेज इसको तय करें। जब गन्ने की कीमत मार्केट फोर्सेज तय करेंगी तो फिर चीनी की कीमत जो है वो भी नेचुरली मार्केट। अच्छा, आपने जो इश्तहार शाये किया उसमें लिखा हुआ है कि 300 रुपये मन अगर गन्ना मिल रहे तो आपकी जो चीनी की पैदावारी लागत है 17% सेल्स टैक्स को मिलाकर वो 124 रुपये फी किलो पड़ती है। जी बिल्कुल, 124 रुपये आपकी पैदावारी लागत है 300 रुपये पर। जी, और ये टैक्सेस वगैरह शामिल करके हम बात कर रहे हैं कि तो उस वजह से ज़ाहिर अपना गन्ने की कीमत जैसे बढ़ेगी उसके साथ साथ पैदावारी लागत जो है वो यकीनन बढ़ेगी। चलें इरशाद आरिफ साहब, अब मामला ये है कि ये सबसे पहली तो अभी तक की जो गुफ्तगू हुई है उसमें तो सबसे पहला नुक्ता हमारे सामने ये आता है कि जो हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत थी गन्ने की 200 रुपये फी मन, उस पर उसकी फ़रोख्त को मुमकिन क्यों नहीं बनाया जा सका? तो ये जिसकी जिम्मेदारी थी उससे सवाल होना चाहिए, और अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर उसका काम क्या है? देखिए, इसमें प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हो रहा है कि यहाँ मुख्तलिफ तजर्बे किए गए और एक मज़ीद तजर्बा अब इस दौर में हो रहा है। यहाँ मिक्स इकॉनमी, फिर सोशलिस्ट इकॉनमी और फिर मार्केट इकॉनमी। हमें बताया गया किसी दौर में कि जी मिक्स इकॉनमी होगी, कहीं हुकूमत कंट्रोल करेगी कहीं नहीं करेगी। फिर एक दौर आया भुट्टो साहब का जिसमें सोशलिस्ट इकॉनमी थी कि जी
हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में होगी, कीमत का तयन भी वही करेगी और मार्केट फोर्सेस का उसमें कोई किरदार नहीं होगा। फिर रिवर्स किया गया ज़िया-उल हक साहब के दौर में और मियां नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो इंतहा तक चला गया। मार्केट इकानमी का एक ज़ालिमाना चेहरा हमारे सामने आया है कि जी सब कुछ मार्केट फोर्सेस तय करेंगी और उसमें कोई कंट्रोल हुकूमत का नहीं होना चाहिए। अब इस केस में जो हो रहा है, जिस तरह हसन इकबाल साहब कह रहे हैं, और हमें भी मालूम है कि आप गन्ने की कीमत तो मुकर्रर कर रहे हैं लेकिन गन्ना प्रोवाइड नहीं कर रहे उस कीमत पर। या तो आपने गन्ने की जो कीमत मुकर्रर की है वो मार्केट फोर्सेस को देखे बग़ैर अज़ ख़ुद तय कर ली है, ये नहीं देखा कि जी क्या उस कीमत पर काश्तकार गन्ना प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक कीमत मुकर्रर करते हैं तो फिर उसके लिए आपको जो काश्तकार की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। पहले एक दौर में होता था जोनिंग सिस्टम, जोन होते थे, उस जोन के अंदर जो मिल है उसी जोन का गन्ना वो ले सकती थी। जनाब नवाज शरीफ साहब जब पंजाब के वज़ीर आला बने तो उन्होंने जोन सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब एक काश्तकार को ये हक़ हासिल है या एक मिल को ये हक़ हासिल है, दोनों को, कि काश्तकार अपने ज़िले में या अपने इलाके में ना बेचे, अपने करीब के मिल को ना बेचे, उसको अगर दूसरी मिल से बेहतर मिल रहा है, रेट मिल रहा है तो वहाँ चला जाए। इसी तरह मिल ओनर को ये हक़ हासिल है कि वो अपने इलाके से ख़रीदे ना ख़रीदे, कहीं और से भी ख़रीद सकता है अपनी ज़रूरत पूरे। इसके नतीजे में ज़ाहिर बात है कि फिर आपका गवर्नमेंट का और ख़ुद मिल ओनर का भी कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा कीमत पर। जब आप कीमत फ़रोख्त जो है काश्तकार की उस पर आपका कंट्रोल नहीं है और फिर आपका जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली पर आपका कंट्रोल नहीं है, हर महीने आप बिजली के हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद आप उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तो पैदावारी लागत पर असरअंदाज होंगी ना जी। तो आपका चूँकि अपना किबला दुरुस्त नहीं है, आपका कंट्रोल कहीं भी नहीं है, ये गवर्नमेंट मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, आपका जोर सारा जो चल रहा है वो चल रहा है मिल ओनर पे। अच्छा, ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो इस पैदावारी लागत भी अपनी मर्ज़ी से तयन करते हों, उसमें घपला भी होता हो, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कुछ चीज़ें दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन एक ही लाठी से हाँकना, और सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हो रहा है इस सूरत हाल से? वो तो फिर अवाम हो रहे हैं, वो तो सारिफीन हो रहे हैं ना जी। कि आप कीमत कम मुकर्रर करते हैं, मार्केट से गायब हो जाते हैं, चीनी मिलती ही नहीं है, उसका भी गवर्नमेंट को जवाबदेह होना पड़ेगा। अच्छा, उसके नतीजे में अगर एक बहरान आप पैदा करते हैं, बाहर से चीनी मंगवा लीजिए, क्या आप बाहर से जब चीनी मंगवाते हैं ज़र मुबादला के ज़ख़ायर आपको इजाज़त देते हैं कि एक तरफ तो आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं, एक एक डॉलर के लिए मोहताज है IMF के, दूसरी तरफ ये अयाशी करते हैं कि अपनी चीनी पड़ी हुई है, अपनी मिल ओनर रो रहे हैं, अपना गन्ने का काश्तकार रो रहा है और अब बाहर से चीनी मंगवा रहे हैं। तो ये तजादात जब तक हुकूमत दूर नहीं करेगी, ये आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी होगी, तो उसके नतीजे में आपकी सनत और तिजारत को भी नुकसान होगा, अवाम को भी नुकसान होगा और अल्टीमेटली रियासत को भी नुकसान होगा कि आपका सिस्टम जो टैक्स कलेक्शन का है वो मुतासर होगा। तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक शोबे को, एक ऐसा मुल्क जिसमें वैसे ही पहिया जाम हुआ है मईशत का, एक शोबे को आप दुश्मन के तौर पर ट्रीट करेंगे तो इसका हासिल क्या होगा? इसका जवाब शहजाद अकबर साहब को भी देना चाहिए और हुकूमत को भी देना चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये साहब, ये फेयर प्राइस की डिटर्मिनेशन जो है ये कैसे होगी? क्योंकि जो आज हमारे सामने मौक़िफ़ आया है शुगर मिल एसोसिएशन का, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने तौर पर यह तय कर लिया और हमें नहीं पता कि ये जो प्राइस है 80 रुपये एक्स मिल प्राइस, ये कैसे उन्होंने मुकर्रर कर दिया। तो ये फेयर प्राइस की डिटर्मिनेशन कैसे होगी? इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? देखें, चूंकि इमरान खान साहब रास्ते मदीना की बात करते हैं तो मैं ज़रा सा 2 मिनट वो हवाले दूं और आपको अंदाज़ा होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल तय किए थे वो आज की मॉडर्न इकनॉमिक्स के लिए बेहतरीन उसूल हैं। आज वही उसूल प्रैक्टिस होते हैं। आप जब मदीना तशरीफ लाए तो मस्जिद नबी के बाद सबसे पहला काम आपने ये किया था, अपना एक बाजार बनाया था। हालांकि उस वक्त यहूदियों के 4 बाजार थे, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कहा हमारा बाजार होगा और हम अपने प्रिंसिपल्स तय करेंगे। इतनी जल्दी थी कि वह बाजार खैमे के अंदर बनाया गया था। उस बाजार के अंदर सबसे पहली चीज जो थी कि यहाँ पर इस बाजार के अंदर
किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। आज दुनिया जो है अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए टैक्स फ्री जोन बनाए जाते हैं। ये दुबई क्या है? टैक्स फ्री जोन है। ये मुख्तलिफ किस्म के आयल ऑफ मैन वगैरह टैक्स फ्री जोन होते हैं ताकि एक इकॉनमी का पहिया जो है शानदार तरीके से चले। दूसरा, आपने कहा था कि मार्केट से लेके, यानी एक प्रोडक्शन की जगह से लेके मार्केट तक दरमियान में कोई, अगर फॉर एग्जाम्पल मिल है तो उस मिल की एक आउटलेट अंदर जो है मार्केट के अंदर हो, दरमियान में कोई आदमी ना हो ताकि किसी किस्म की प्राइस की हाइक ना बन सके। तीसरा, आपने होल्डिंग के ऊपर मना किया, वो बुनियादी सूरत है, कोई ज़ख़ीराअंदोज़ी नहीं होगी। चौथी चीज, अहम तरीन चीज जो इस वक्त मॉडर्न इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल में हदीस सुना रहा हूं, 4 जगहों पे ये हदीस आई है, 4 जगहों पे, इब्ने माजा में, अबू दाऊद में और मिशकातुल मसाबी में। और ये वो हदीस है जिसको हसन हदीस कहा जाता है। अनस बिन मालिक से रवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कीमतें चढ़ गई तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए कीमतें मुकर्रर फरमा दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ही कीमतें मुकर्रर करने वाला है, वही तंगी और कुशादगी का मालिक और रिज़्क़ देने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस हाल में अपने रब से मुलाकात करूं तो तुम में से कोई खून और माल के मुतल्लिक मुझसे मुतालबा ना करता हो। कितनी वाज़ेह चीज है कि अगर एक मार्केट की फोर्सेस चल रही होंगी और उसके ऊपर आप उस तरह की सूरत पेश नहीं करेंगे तो कोई शख्स जो है वो इस तरह का नहीं होता कि जो उस माशरे के अंदर जुल्म रवा रखे। हम ट्रस्ट नहीं करते, हम स्टेट की इंटरवेंशन जब करने लगते हैं तो यही होता है। आपको याद होगा कि एक जमाने में अयूब खान के जमाने में राशन डिपो कायम हुए थे जी, और उस वक्त राशन डिपो जब उतरे, खत्म किए गए तो मार्केट के अंदर 68-9 के बाद याह्या खान का पीरियड देखें, जो उसको डिक्टेटर कहें, अचानक कीमतें गिर गई। क्योंकि जब आप किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, स्टेट कंट्रोल करते हैं, हसन इकबाल साहब मेरे कलीग हैं, दोस्त हैं, इकट्ठे हमने अकेडमी में रहे हैं, इनको पता है ब्यूरोक्रेसी में होता क्या है। ये सारे का सारा जब आप एक आर्टिफिशियल कंट्रोल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो फिर रास्ते निकलते हैं, फिर वो करप्शन के रास्ते आते हैं। लेकिन जब आप मार्केट को रसूल अकरम की हदीस के मुताबिक उसके फ्लो पे जाने देते हैं तो वो माशरा खुद कंट्रोल करता है। सही है, लेकिन उसकी कीमत को कंट्रोल करता है। और इसमें चले, अगर आपने कुछ तय भी करना है तो एक नुक्ता यह है फिर कि अगर आपने तय करना है तो दूसरे फरीक के साथ बैठकर तय करें। आप एक कीमत अपने तौर पर तय कर लेते हैं जो कि बाकी दूसरे फरीक के लिए बहुत हैरानकुन हो जाती है। तो ये सवाल मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर हसन इकबाल साहब ने रखता हूं कि आखिर हुकूमत ने ये जो कीमत तय की है ये किस बुनियाद पर तय की, उनका तरीकाकार क्या था और क्या उसमें कोई फ्लॉ था। और दूसरा ये है कि क्या जो शुगर मिल्स के नुमाइंदे थे क्या वो ऑन बोर्ड थे, क्या उनके साथ मुशावरत की गई, क्या उनको एतमाद में लेकर ये किया गया, जैसा कि हुकूमत बहुत सारे दीगर शोबों से, टेक्सटाइल वालों से, बाकी लोगों से उनके साथ मीटिंग्स करती है, उनको एतमाद में लेती है और फिर चीज़ें तय करती है। तो क्या इस शोबे के साथ भी ऐसा हुआ? ये सवालात हम रखते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान आने वाला है, जो मुख्तलिफ अशिया हैं उसकी कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं। चीनी भी उसी एक कमोडिटी में शामिल है जो बुनियादी ज़रूरत है आम लोगों की। अब हुकूमत ने उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी प्राइस को जो है वो 80 रुपये कीमत मुकर्रर कर दी। एक्स मिल प्राइस और 85 में वो मार्केट में बिकेगी। लेकिन इस पर शुगर मिल एसोसिएशन को तहफ़्फ़ुज़ात है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और शहजाद अकबर साहब का मानना यह है, आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कहा कि इसमें भी शुगर मिल्स को जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है 15 से 20%। अब ये किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं? डॉक्टर हसन इकबाल साहब से मेरे 2 सवाल हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बताइए, जो हुकूमत ने एक्स मिल प्राइस मुकर्रर की है इसका तयन किस तरह किया है, उनके पास क्या मैकेनिज्म था? क्योंकि JIT ने जो प्राइस दी थी पहले वो 190 रुपये मन गन्ने पर 72 रुपये किलो मुकर्रर की थी या तजवीज़ की थी। अब गवर्नमेंट ने 80 रुपये कैसे कर दी जब आप खुद गवर्नमेंट मान रही है कि गन्ना जो है वो 250 या 270 रुपये में बिक रहा है? तो आपके ख्याल में इसका तयन किस बुनियाद पर हुआ है और आप क्या इसमें शामिल थे? बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि जो कीमत का तयन किया हमारे लिए एक सरप्राइज़ है। जब ये नोटिफिकेशन आया है तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि आम तौर पे जब ऐसी कीमत मुकर्रर की जाती है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। यही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, बहुत दफ़ा हाई कोर्ट ने यही बात कही है
कि जब भी आप कोई काम करें, ख़ास तौर पे इस किस्म का, और ये बल्कि प्राइस के कुछ केसेस अभी तक चल भी रहे हैं प्राइस फिक्सेशन के बारे में, और उसमें भी यही अहकामात हैं कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें, उनके साथ मशवरा करें और उसके बाद जो है वो प्राइस फिक्स करें। हमारे साथ कोई बिल्कुल किसी किस्म की मशावरत नहीं की गई, हुकूमत ने यूनिलैटरली जो है ना ये फिक्स किया, और हमारे लिए एक सरप्राइज़ है। और हम सोच रहे थे कि शायद गवर्नमेंट अगर फिक्स करने जा रही है तो शुगर मिल एसोसिएशन से इस्लामाबाद लेवल पे, लाहौर लेवल पे, बाकी जगहों पे सबसे मशावरत होगी। मगर ये जो प्राइस मुकर्रर की गई है ये तो खुद कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है JIT ने जो रिकमेंडेशन दी थी? एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है कि JIT ने जो उस वक्त कमेटी बनी थी, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने जो प्रपोजल दी थी प्राइस की, वो रिकॉर्ड पे है, जो है हमारे पास मौजूद है, सबके पास मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है। उसमें जब गन्ने का रेट 191 रुपये था तो उन्होंने 72 रुपये कीमत इसकी जो है ना वो तजवीज़ की थी। जो आज अगर ये 260 रुपये अगर ना है तो फिर उसके मुताबिक इसको होना चाहिए। उसके मुताबिक क्या तकरीबन कितने की बनेगी? अब ये बेसिकली तो हुकूमत को इसको तय करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक ये 96-97 से कम तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस पे तय कहाँ पर हुई है वैसे? ये वजारत खजाना में हुई है? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, उनकी ये प्रपोजल थी कि अगर गन्ना 191 हो तो प्राइस जो है वो 72 रुपये होनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे है जो है, उन्होंने तजवीज़ की थी ये प्राइस। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये गुफ्तो शुनीद होती तो हम अपनी दोबारा प्रपोजल गवर्नमेंट को देते। अच्छा, वैसे इसका जवाब दिया, आज उनसे सवाल हुआ शहजाद अकबर साहब से, वो कहते हैं कि जब हमने पिछले कुछ अर्सा पहले आपके साथ बैठे थे, मुलाकात की थी, तो कुछ अर्सा आपने चीज़ों को, चीनी को कंट्रोल में रखा था और कुछ दिन के बाद आपने फिर दोबारा बढ़ा दिया था, इसलिए हमें कानून को नाफिज करना पड़ा सख्ती के साथ। देखें, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम कीमत कम कर लेते हैं या कीमत बढ़ा देते हैं। हम तो मतलब है मिलों से एक्स मिल रेट पे आगे बहुत सारी फोर्सेस हैं। जब हम एक्स मिल रेट पे चीनी देते हैं तो दरमियान में और बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, और कुछ अब हुकूमत उन तमाम मामलात को भी देख रही है। तो ये सारा इल्ज़ाम कर देना कि जी ये शुगर मिल एसोसिएशन ने या शुगर मिल्स ने ये काम कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हम तो आज भी चीनी लेकर बैठे हुए हैं, एक्स मिल रेट पर देने को तैयार हैं। जो हमारे डीलर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और वो होनी चाहिए, उनको हम आज भी देने को तैयार है। लेकिन ये यूनिलैटरली अगर हुकूमत ये करेगी, प्राइसेस फिक्स करेगी, तो नेचुरली फिर शुगर मिल उस पर तो करेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब और ये साहब, सर मुझे ये बताइए कि ये जो चीनी की कीमत है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। ये तो सिंपल सा एक चीज़ लग रही है कि खुद जो कमीशन हुकूमत ने बनाया था उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि अगर गन्ने की कीमत 190 रुपये फी मन है तो एक्स मिल प्राइस जो है वो 72 रुपये होनी चाहिए, और उसके बाद फिर 200 रुपये खुद हुकूमत ने मुकर्रर की, और हुकूमत मानती है कि ये 250 रुपये में ओपन मार्केट में गन्ना जो है वो डिमांड के मुताबिक, डिमांड और सप्लाई के उसूल के मुताबिक 250 से ज़्यादा में बिका है। तो अगर उसके मुताबिक खुद हुकूमत मुकर्रर करे तो 80 रुपये तो शायद नहीं बनती। ये इनका आर्ग्यूमेंट है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बुनियादी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, पहले मैं हदीस सुनाई है, उसके बाद इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल में भी जब भी किसी जगह कंट्रोल्ड प्राइस की जाती है तो वो मार्केट को खराब करती है, और होता वही है। देखिए, जो फैक्टर्स कीमतें बढ़ाते हैं उनको आप कंट्रोल नहीं करते। जो काम हुकूमत का करने का वो नहीं करती। वो सबसे पहला काम है कि आप होर्डिंग्स को कंट्रोल करें, कि आप कैसे कर सकते हैं, किस जगह पे होर्डिंग हो रही है, कहां रुक रही है, ये सारी चीजें। दूसरा, आप सप्लाई इंश्योर करें विदाउट एनी मिडलमैन। फॉर एग्जांपल, आप आउटलेट खोलें, आप जितनी भी एक्समिल जो है, ये एक्समिल जो है मिल के ऊपर नहीं, बल्कि आप किसी बाजार के अंदर आप जुमा बाजार लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? इस्लाम एक परमानेंट जुमा बाजार चाहता है, एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी एक परमानेंट जुमा बाजार चाहती है कि दरमियान के अंदर एक शख्स कोई मेहनत नहीं करता, जिसकी जेब में 5-10 लाख रुपया है, और वो चीज खरीद के मिल से खरीद के मजदूरों की मेहनत जो है एक आम दूसरे मेहनत करने वाले मेहनत कश को भेज देता है। उसने क्या किया है? उसके पास पैसा है सिर्फ, और उसको मिडिलमैन के तस्वर को दुनिया से गायब किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस शख्स का ना खून लगा है, ना पसीना लगा है, ना उसने मिल के अंदर रातें जागी हैं, ना उसने बाजार के अंदर जाके कोई नौकरी किया कि अपनी चीनी खरीद सके, उस बंदे को निकाला जाता है। और तीसरा जो होता है कि स्पेकुलेटिव जो सूरत होती है खरीदो फरोख्त, आप शायद जानते होंगे कि इस वक्त आपके यहाँ कितने बड़े बड़े इस वक्त जो खुले हुए हैं, जो कि स्पेकुलेशन के तहत बैठ के यही कंप्यूटर में बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतनी चीनी खरीदी, इतने खरीदी रखी, वहां से वहां के लिए वहां चले। ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रोल करने के काम है, ये गवर्नमेंट करती नहीं। तुम 85 रुपए में बेचोगे वरना हम तुम्हारा अपना सर फाड़ देंगे, तुम 85 रुपए पे खरीदोगे वरना हम तुम्हारा सर फाड़ देंगे। ओ भाई,
मतलब समझ ये है कि इसका मतलब ये होता है एक दिन कि आपने इसलिए यही कर करके आपने गन्ने की प्रोडक्शन खत्म की, यही कर करके आपने एग्रीकल्चर का सत्यानाश किया। वो मुल्क जो कि 1947 से पहले पूरे बरसगीर पाको हिंद को ये खित्ता जो था सैराब करता था, ये फ्रूट बास्केट ये इलाका था। कॉटन के साथ इस मरतबा क्या हुआ है? कॉटन 40% उसकी प्रोडक्शन कम हो गई कॉटन की। यही वजह है ना, आपने जो काम गवर्नमेंट के करने के वो आप करते नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट फोर्सेस डिमांड करेंगी ना तो कोई शख्स, कोई मिल ओनर जो है वो चीनी जखीरा नहीं करेगा, वो 85 की बजाय 80 रुपए में बेचेगा। कोई गोदाम में नहीं रखता होता, न रखना। आप ये क्यों दुनिया पूरी के अंदर सेल्स के वीक खेलते हैं? ये क्यों सेलें चलती हैं? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना पहिया चलाना होता है। कोई ये नहीं करता कि उसके 5 करोड़ रुपए की चीनी जो गोदाम में पड़ी रहे और वो चीनी अगले साल, ये भी तस्वर हो कि अगले साल होता कीमतें और कम हो जाए तो 5 करोड़ की बजाय उसको 3 करोड़ मिले। ये उसको फोर्सेस के हिसाब से चलना चाहिए। ना ये इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ना इन्होंने दीन पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो शाह साहब, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि अगर आपने चीनी की कीमत को कम करना है कारोबारी उसूल के मुताबिक, तो फिर आपने जो चीनी इंपोर्ट की है, या आप इस फोर्स के मुकाबले में जो चीनी अपनी मार्केट में लाना चाहते हैं उसको 78 रुपए में ले आए, ये खुद ब खुद 80 रुपए में ले आएंगे, मार्केट डिटरमिन कर देगी कीमत को। सर, नाच में जाने आंगन टेढ़ा। प्रॉब्लम ये है कि सट्टेबाजी को कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या मिल ओनर्स की ज़िम्मेदारी है, काश्तकार की ज़िम्मेदारी है, आवाम की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है? एक बात। दूसरा ये है कि चीनी की तो आप कीमत मुकर्रर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है ये सारा कुछ। ये दालें जो हैं, ये जो 100% यानी 2.5 साल में दूध की कीमत, दालों की कीमत और गोश्त की कीमत, चिकन की 200% बढ़ गई है, इसका कौन जिम्मेदार है? कि आपका बेसिकली कंट्रोल ही नहीं है और आप सप्लाई और डिमांड के दरमियान जो तवाज़ुन होता है वो आप बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। तो बजाय इसके कि अपनी कमज़ोरी की तरफ देखें, अपनी आहलियत और सलाहियत की तरफ देखें। महंगाई जो एक तूफ़ान आया हुआ है वो सिर्फ चीनी के हवाले से तो नहीं आया हुआ ना, सारी चीज़ों का हो रहा है। वो आपकी नाहरी की वजह से आया हुआ है। उसको कंट्रोल करने की बजाय आप ये शो करना चाहते हैं कि जी फ़लाँ आदमी या फ़लाँ शोबा जो है वो हमें नाकाम बनाने पे तुला हुआ है। गुस्सा किसी पर है, निकाला किसी पे जा रहा है, और पैसे जो हैं वो सारिफीन रहे हैं। यानी दूध की कीमत वही है जो आपके इक़्तिदार में आने पर थी, दालों की कीमत वही है, गोश्त, सब्ज़ी। एक जिस तरह औरिया साहब कह रहे हैं कि पंजाब में उस मौसम में जब सब्ज़ियों की बहुतात होती है, उस मौसम में अगर सब्ज़ी महंगी बिक रही हो, गंदम फसल मार्केट में आते ही महंगी हो जाए, वहाँ भी आपने एक कीमत मुकर्रर की हुई है, तो वो ज़िम्मेदारी आपकी है। आप अच्छा, यही जो 80 रुपये आप मुकर्रर कर रहे हैं, सपोज़ ये आपने क्या स्टेक होल्डर को बिठा के उनसे तय किया है कि किस उसूल के तहत किया है? क्या उसमें आपने गन्ने की कीमत को, उसके बाद जो टैक्स है उसको, जो लागत है उसको, मुलाजमीन की तनख्वाहों को, बिजली को, सारा कुछ जो काउंट करके ये पैदा आपने कीमत मुकर्रर की है या आज खुद मुकर्रर कर दी है? अगर आप शुगर मिल एसोसिएशन को, स्टेक होल्डर्स को बिठा लेते, बैठ के ये तय हो जाए और फिर उसके बाद आप इसमें कम से कम जो सेल टैक्स है, अगर वाकई बुहरान एक पैदा हो गया है तो उस सेल टैक्स को कम कर दें। जी हाँ, आपने टैक्सेस भी पूरे लेने कहा है कि आप सेल्स टैक्स खत्म करें और 80 में एक चीनी ले लें। ठीक है ना जी। आप किसी शोबे में आप रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं रहे और ज़िम्मेदारी जो है वो आपके ब्यूरोक्रेसी की है, फ़ैसला साजों की है, जो ना तो स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करते हैं, ना मार्केट फोर्सेस का उनको इदराक है, और हवा में एक तीर चलाए जाते हैं। तो उसके नतीजे में अच्छा, शुगर मिल, ये बड़ी अच्छी, कल मैं सुन रहा था वही चौधरी साहब को जो तर्जमान है शुगर मिल एसोसिएशन को, उन्होंने कहा कि जी आप जो भी मुकर्रर करना चाहते हैं कीमत, आप, इन्होंने वकार मसूद साहब के साथ मीटिंग की और उनसे कहा कि जी 4 आप ऑडिटर मुकर्रर कर दें, इंडिपेंडेंट कंपनीज जो हैं उसके अखराजात भी हम देंगे, और वो जो भी कीमत डिटरमिन कर दें हम इससे इत्तेफाक करेंगे। वो 80 होती है, 75 होती है, 78 होती है, 81 होती है, 85 होती है। वादा कर लिया गया
2 हफ्ते गुजरे कुछ भी नहीं हुआ और अचानक ये कीमत आ गई। हम ये नहीं कह रहे कि जी यहाँ कोई होल्डिंग होनी चाहिए, किसी माफिया को इजाज़त होनी चाहिए कि वो इस्तेसाल कर सके, ना ये अवाम को नुकसान पहुँचना चाहिए। ये है कि हकीकत पसंदाना अंदाज में ये काम करें और उसके नतीजे में जो भी सूरत हाल बेहतर अवाम के लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप इन्वेस्टर को भगा रहे हैं। आप अमीर तैमूर ने कहा कि मेरे जो मुर्शिद थे और उस्ताद थे उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कभी हुक्मरानी मिले तो 3 लोगों को कभी भी तंग ना करना ज़िंदगी भर, एक आलिम को, एक शायर को और एक अहले हिरफा और ताजर को। क्योंकि आलिम जो है उसको तंग करोगे तो जहालत फैलेगी मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर, मुआशरे के अंदर। शायर जो होता है वो एक आज़ाद सोच का मालिक हो, उसको अगर तंग करोगे तो तुम्हारे मुल्क में आज़ाद सोच जो है ख़त्म हो जाएगी। और ये ताजर और अहले हिरफत जो होता है वो लोगों को रोज़गार फराहम करता है, लोगों को आसानियाँ फराहम करता है, इसको तंग नहीं करना। हम 2.5 साल से देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सनतकार को, सरमायाकार को, ताजर को तंग किया जा रहा है। भाई ये अक्लमंदी नहीं है। जो लोग भी इमरान खान साहब के और उनके साथियों के मुशीर हैं या वो ख़ुद हैं, वो उनको सोचना चाहिए कि इसके नतीजे में आप इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं और उसके नतीजे में मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बाहर से आप जब चीज़ मंगवाते हैं तो उसमें आपको अंदाज़ा है कि ज़र मुबादला भी खर्च होता है, वो सस्ता भी नहीं होता, आपको रिबेट और लीव भी देना पड़ता है। तो वही अपने लोगों को क्यों नहीं देना चाहते और ये पहिया चलाना क्यों नहीं चाहते? क्या इसमें कबाहत है कि यही जनाब शहजाद अकबर साहब भी बैठ जाएं, वज़ीर तिजारत भी बैठ जाएं, दूसरे जो लोग हैं वो बैठें, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, वो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं उनको बिठा लें और उनसे रिपोर्ट ले लें, इनसे दस्तखत करा लें कि जनाब ये रेट तय पाया है, इस पर ये पाबंदी होगी, फिर जो खिलाफ वर्जी करे उसको सजा दे। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने खतूत लिखे, हमाद अज़हर साहब को लिखा, आपने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, मुख्तलिफ आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किए, मेरे हाथ में सारे लेटर्स हैं, दिखा भी देते हैं यहाँ पर, ये आपको इसका क्या जवाब मिला? देखिए, हमने जो पहला ख़त लिखा था उसको इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री को कि गन्ने की कीमत बढ़ रही है तो उससे ज़ाहिर है वो बढ़ेगी, अपना जो कि आपने 200 रुपये मुकर्रर किया उस पर हमें दिलवाया जाए। तो उनका जवाब ये था कि 200 रुपये मिनिमम प्राइस है, इससे ऊपर जितनी भी मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी उतना गन्ने के काश्तकारों को मिलना चाहिए। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन जब इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो क्या फिर उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत फिर नहीं बढ़ेगी? तो 200 रुपये और क्या 200 मतलब 300, 360 और उसमें फिर फ़र्क नहीं है। जब इनपुट महंगा होगा तो जो उसकी प्रोडक्ट है यकीनन वो भी जो है वो महंगी होगी। मैं इरशाद साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, जो कीमत की बात कर रहे थे। देखिए, इस वक्त हुकूमत ने जो इंपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट का थोड़ा सा कंपैरिजन आपको अर्ज़ करूंगा कि पहला जो टेंडर दिया था उसके मुताबिक कराची में जो लैंडिंग कॉस्ट थी शुगर की वो 91-92 रुपये फ़ी किलोग्राम बग़ैर सेल्स टैक्स और एडवांस टैक्स के जो हम दे रहे हैं, उसके बग़ैर 91-92 रुपये कराची में आ रही थी। पंजाब में आके वो तकरीबन 95-96 रुपये के पे जो है ना वो यहाँ पे मार्केट में बिकनी थी। दूसरे टेंडर में इससे भी 2-3 रुपये ज़्यादा आया। दोनों टेंडर हुकूमत को कैंसिल करने पड़े इसलिए कि आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से उसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। टीसीपी ने ये टेंडर दिए थे। फिर उसके बाद हुकूमत ने कहा जी इंडिया की सस्ती है चीनी, वहाँ से लें। अब इंडिया की चीनी अगर माजी में भी जो हमने मंगवाई थी चीनी, वो एक कंपनी है दुबई की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इंडिया की चीनी थी, उसमें सल्फ़र का कंटेंट जो है वो 6-7% है जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है और वो पाउडर की तरह बिल्कुल चीनी है जो हमारे अवाम उसको पसंद ही नहीं करते। हमारी चीनी की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टाइल की है, बेहतरीन क्वालिटी की है। जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वो पसंद की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट जो है हमारे अपने मुल्क में इस तरीके से सफ़र कर रही है कि वो आदमी हैरान होता है कि पता नहीं किस तरीके से ये फैसला साजी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना। आज शहजाद अकबर साहब ने मुज़िका ख़ेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना सी बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं सूट करता है इस प्राइस में चीनी को फ़रोख्त करना तो आप ये कारोबार बंद कर दें और कोई और काम शुरू कर दें। अब क्या शहजाद अकबर साहब को ये अंदाज़ा है कि कितने लोग इस कारोबार से, कितने मुलाजमीन जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के घरों का चूल्हा जल रहा है, कितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर
ये पंजाब की 42 मिलें अगर बंद हो जाएंगी। तो शहजाद अकबर साहब ये धमकी दे रहे थे, ये तजवीज़ कर रहे थे, क्या वो मुस्तकबिल को या इसकी संजीदगी को देखे बगैर ये बात कर रहे थे? इस पर मैं औरिया साहब का कमेंट ज़रूर चाहूँगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया मकबूल जान साहब, ये आज शहजाद अकबर साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको ये प्राइस सूट नहीं करती जो हमने एकतरफा तौर पर मुकर्रर की है, तो आप तो ये कारोबार बंद कर दें और आप कोई और काम कर लें। क्या इस अप्रोच के साथ मसाइल हल हो सकते हैं? ऐसी चीजों से तो बुरान पैदा किया होते हैं। देखिए, एक आदमी जो है जिसको ये चैलेंज किया जा रहा हो कि वो आप अपनी मिल बंद करने हो, कोई और कारोबार करे, तो वो तो जाते जाते इतना बड़ा बुरान पैदा कर सकता है कि जिसका आप सब्र भी नहीं कर सकते। आपने एक तजर्बा करके देख लिया, आपने शुगर मिलों को अपने कंट्रोल में लिया, आपने राइस मिलों को अपने कंट्रोल में लिया, आपने घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, और उसके ऊपर जनाब हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो लगते रहे। कोई उसके ऊपर चेयरमैन फलां कॉरपोरेशन लगा, कोई चेयरमैन फलां कॉरपोरेशन लगा, हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया। हम कुछ ना कर सके। मसला सारा ये होता है कि गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटिंग की सूरत हाल होती है। गवर्नमेंट जो है, ये रियासत है, इन लोगों ने दो कामों के लिए बनाई थी। एक तो बुनियादी तौर पर बनाई थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि वो हम खुद नहीं कर सकते थे, और दूसरा बनाई गई थी रियासत जो थी वो जस्टिस के लिए। ये दो बुनियादी काम है रियासत के। बाकी इवन लोग अपने यतीम भी खुद पाल लेते हैं, अपने मरीज भी खुद देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, ये दुनिया ने, तारीख ने साबित किया है कि ये इकोनॉमिक कंट्रोल जो है, ये अगर गवर्नमेंट इस तरह का करना शुरू हो जाए तो हमेशा उसका नतीजा उल्टा निकला है। वो एनरॉन की तबाही का तारीख पढ़ लें, जो अमेरिका के अंदर जो बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने को हुआ क्या था कि एक दिन ऐसा आया था कि 1996-97 के अंदर कैलिफोर्निया की रियासत के अंदर लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में लोड शेडिंग हुई थी। यही वो खराबी होती है। अब हजरत साहब जो है वो उन्होंने लॉ ग्रेजुएशन की हुई है और आगे इन मैटर्स के अंदर मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करने के बाद इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। चाइना है, रशिया है, ये इकोनॉमीज आप देखें क्यों ज्यादा देर नहीं चल सकी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक उसमें ह्यूमन एलिमेंट जो था वो उसको निगेट कर दिया गया था। और ह्यूमन एलिमेंट क्या होता है? एक आदमी अपने बहुत कल के लिए आज को सैक्रिफाइस करता है। और क्यों करता है कि आज उसके अगर एक सस्ते दाम पे बेचता है तो कल एक गुडविल क्रिएट करता है। फिर गुडविल क्रिएट करने के साथ वो कहता है कि इस मार्केट को मैं सेल लगा के फिर आगे करता है। इतनी ज्यादा चीजें हैं मार्केट फोर्सेस के अंदर, लोगों की डिमांड के हिसाब से, लोगों के उसके कारोबार की नौयत के हिसाब से, कारोबार को बेच के दूसरा कारोबार शुरू करने के हिसाब से, इन फोर्सेस को कोई कंसिडर नहीं करता। अब मसला यही है कि हो क्या रहा है कि इसकी प्राइस करो। मैं तो इस चीज का कायल हूं कि गन्ने की भी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार को खुद पता होना चाहिए कि मेरा गन्ना कितना लगेगा, वो खुद गन्ना बोए। इसी तरह गंदम की भी नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार को पता नहीं। आप मिडिल मैन कंट्रोल करो जो आपका काम है, आप सट्टेबाजी कंट्रोल करो जो आपका काम है, आप स्पेकुलेशन कंट्रोल करो, आप होल्डिंग और जखीरा अंदोजी काम करो। ये काम आप करते नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं दो चीजें डॉक्टर हसन इकबाल साहब आपसे पूछना चाहता हूं, और वो एक इल्जाम आपके ऊपर हुकूमत ये लगाती है कि आप ऑफ द बुक खरीदारी करते हैं, या आपने 2 खाते बना रखे हैं और आप जो है वो अपने खातों को हुकूमत को धोखा देने के लिए या इदारों को टैक्स बचाने के लिए टैक्स चोरी करते हैं। तो इस इल्ज़ाम में का जवाब क्या है आपके पास? देखें, ये इल्ज़ामात समझ नहीं आती कि किस बुनियाद पर हुकूमत जो है वो शुगर मिल्स पे लगा रही है। अगर आप हक़ाइक़ देखें तो सन 2010 से FPR के नुमाइंदे जब मिलें चलती हैं तो फिज़िकली वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। एक एक बोरी जो वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही होती है उसको वो काउंट करते हैं। FBR वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है फिजिकली? बिल्कुल फिजिकली, उनके ऑफिसर्स वहाँ मौजूद होते हैं फिजिकली। और इस साल से, पिछले साल से ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान वो आके एक एक बोरी गिनते हैं कि कितनी बोरियां मैन्युफैक्चर हुई, कितना गन्ना आपने खरीदा, किस गन्ना रेट पर क्रश किया और कितनी आपने सेल की। वो पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो मॉनिटरिंग उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट। अच्छा, अब हुकूमत ने क्या किया है कि
यहाँ पे कैमरे लगने चाहिए, हमने उसको भी लब्बैक कहा है कि ठीक है जी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप ये बताएं, एक चीज़ आप पर जो इतराज़ होता है कि चीनी की कीमत इतनी फ्लक्चुएट क्यों करती है, कभी नीचे आ गई, कभी अब ऊपर ले गए, जैसे तासुर ये मिलता है कि एक माफिया है जो मुनाफा कमाने के लिए कीमत को बढ़ा देता है, कम कर देता है। देखिए ये भी एक बिल्कुल एक तासुर ही है। असल में ये है कि इनपुट जो है गन्ना, वो जब सस्ता होता है, आप देखें जब गन्ने की कीमत 160 थी उस वक्त आप शुगर का रेट देख लें, जब 190 हुआ उस वक्त कीमत देख लें, जब 200 हुआ उस वक्त देख लें, जब 250 300 और उस पे आए तो आप ये कह रहे हैं कि आपका रॉ मटेरियल फ्लक्चुएट करता है तो कीमत फ्लक्चुएट करता है, तो उसके हिसाब से उसकी जो है कीमत जो है वो फ्लक्चुएट करती है। और एक ये तासुर कि ये 4 महीने में क्योंकि गन्ना लेके बन जाती है तो इसलिए अब इसकी कीमत आगे तब्दील नहीं होनी चाहिए। भाई 4 महीने में बन तो गई शुगर, लेकिन पड़ी तो साल रहती है, साल पूरा बिकती रहती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 4 महीने इसकी प्रोडक्शन होगी और 12 महीने आपने सप्लाई करनी है। लेकिन जब 12 महीने सप्लाई करनी है तो उस पर आगे फिर बिजली का खर्चा भी है, उससे आगे जो कॉस्ट ऑफ मनी है वो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है और भी बहुत सारी कॉस्ट है। वो सारा साल वो भी तो आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं जाके ऐड होनी है ना। इस तरह मतलब है ये। राइट सर। इरशाद साहब, इस मसले का हल क्या है? कैसे ये जो है वो ये इसको बहरान से बचाया जाएगा और हल निकाला जाएगा? जी देखिए जी, पहले तो ये शहजाद अकबर साहब ने जो बात की है कि जी बंद क्यों नहीं कर देते। अगर ये मिल ओनर्स जो हैं नवंबर में जब क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हुआ, ये मिलें बंद कर देते तो वो जो किसान गन्ना लगा के बैठा था या दिसंबर में या जनवरी में बंद कर दें तो उसका क्या बनेगा? ये सोचा है किसी ने? ये लाखों मुलाजमीन जो काम करते हैं, जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिनका चूल्हा जल रहा है, वो उनका क्या बनेगा? ये भी नहीं सोचा किसी ने। मतलब बातें करना, एक तो मुसीबत ये है कि जिस आदमी को कोई मनसब या ओहदा मिल जाता है वो समझता है कि मैं हरफन मौला हो गया हूँ, जो मैं मुंह से निकालूंगा वो सोच समझ के। मैंने मेरे ख्याल पहले भी कल भी बात की थी, परसों तरसों एक प्रोग्राम में बात की थी कि मौजूदा हुकूमत में तो एक बड़ी ख़राबी ये है कि सोच कर तोल कर बोलने की आदत ही नहीं है। कोई बात करते हुए बिल्कुल नहीं सोच रहे कि नतीजा क्या निकलेगा। अब हल क्या है जी भाई? आप एक जुमले में सर हाँ, जो स्टेक होल्डर हैं उनको बिठाएं और जो बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। स्टेक होल्डर्स बैठाएं, उनके साथ बैठकर मामलात को तय करें तो इसका हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।